नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे व्यंग रचनाकार जिनका साक्षात्कार हम अपने चैनल पर पहले भी दे चुके हैं, लेकिन उनकी कुछ नई उपलब्धियों के साथ आज वो पुनः हमारे साथ हाजिर हैं। चलिए मिलते हैं देवेंद्र भारद्वाज जी से। नमस्कार भारद्वाज जी। नमस्ते सर। भारद्वाज जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका व्यंग वाला मुद्दा रहा है और आपकी व्यंग रचनाएं खूब छपी हैं जी। अब आने वाले कलों में या अभी या हाल में आपकी जो नई उपलब्धियां हैं उनके बारे में जिक्र करें। सर मैंने अभी रिटायरमेंट बीआरएस ले लिया था सर 2018 में। उसके बाद मैंने 2019 से मैंने एलएलबी की पढ़ाई की, तो उसकी मेरी 2 किताबें तैयार हैं सर, दिल्ली से। कौन सी पुस्तकें दिखाइए हमारे। मेरी एक किताब तो मेरी कुछ यूं रिटायर हुए हम। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें मेरी पूरी जो क्या कहते हैं, बचपन से मैं रेलवे में जो नौकरी करता रहा, 32 साल मैंने नौकरी की जी। कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि मुझे बीआरएस लेना पड़ा जी। तो मैंने इसमें यूं रिटायर हुए हम। अच्छा, उसके संस्मरण है। अच्छा, पूरी अच्छा। कहानी है हाँ। रेलवे की। अच्छा अच्छा। सर, दूसरी पुस्तक में बंगला नंबर F300। हाँ, मैं रेलवे कॉलोनी में इस बंगले में रहा। अच्छा, उस बंगले से जुड़ी हुई यादें हैं। इस बंगले से जुड़ी हुई यादें हैं। और दूसरी चीज, जैसे स्थान परिवर्तन से मनुष्य के भाग्य में परिवर्तन होता है। कई जगह हम रहते हैं, जो हमारे को शुभ फल नहीं मिलता, लेकिन इस बंगले में 2005 में आने के बाद ये इतनी अच्छी जगह और इतना अच्छा बंगला रहा कि जो कोई भी इसमें गया। मतलब आपकी उपलब्धियां इसमें बड़ी ही हैं। अच्छा। और सब इसके लिए ये किताब जी। इसके अलावा आपकी और भी कोई पुस्तक आई है? एक मेरी जो पहले मैंने जो क्या कहते पूरा 2008 से 11 तक मैंने पूरा व्यंग लिखा था डीएलए में जी। उसकी मेरी संग्रह है। अच्छा, लाल अच्छा। किताब में लिखा था यूं। अच्छा, इसमें आपके जो व्यंग छपे हैं जी, उनका संकलन है? उनका संकलन है जी। अच्छा अच्छा। 40 संकलन है। अच्छा, और अच्छा। आर के पब्लिकेशन बॉम्बे से छपी है। जी जी सर। इसका आपने ये जो शीर्षक लिखा है लाल किताब में लिखा था यूं, हाँ जी। ये क्यों आपने रखा? सर 1998 में मैं यहाँ रेलवे इंस्टीट्यूट में यहाँ कॉप्टेड मेंबर भी था जी। तो मैं वहाँ हर शाम रेलवे इंस्टीट्यूट में बैठता था। तो एक मिस्टर ढल साहब थे, रिटायर्ड इंजीनियर, वो रिटायर्ड रेलवे के ड्राइवर साहब, और बहुत बुद्धिजीवी थे। तो अक्सर कुछ बात होती रहती थी तो वो बताते थे कि क्या कहते पंजाबी में सकूल पढ़ाकुआं दा अड्डा। तो जो लाल किताब में लिखा था यूं, एक डेफिनेशन देते थे कि फलाना काम उस आदमी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाल किताब में लिखा था यूं। अच्छा, उसका उल्लेख करते थे। तो मैंने उनसे कहा, ढल साहब थे हमारे जो अशोक सेन पाली साहब, इंस्टीट्यूट के जितने भी भुसारी अंकल, तो मैं कहता था कि मैं अगर कभी भी कुछ किताब लिखूंगा उस किताब का शीर्षक होगा लाल किताब में लिखा था। तो इसकी इसमें स्टोरी भी है। अच्छा। जी, इसके अलावा आपकी और भी कई पुस्तकों में रचनाएं छपी हैं जी, तो उसका भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी सर। जी मैं सर यहाँ झांसी से अभियान टुडे निकलती है सर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें मैं भी मेरी रचनाएं छपती हैं। अच्छा, ये निरंतर आपकी रचनाएं निरंतर छपती हैं सर। अच्छा अच्छा। अभियान टुडे है सर जी। और अभी जो कंबाइंड पूरे व्यंग के संग्रह छपे हैं, क्या कहते बॉम्बे से छपा था, बता दूं क्या, पूरे हिंदुस्तान के 15 बहुत अच्छे व्यंग के जो लेखक हैं, उसमें अगर आप चाहें तो वो मैं आपको व्यंग संग्रह की किताब है, चलिए बता दूं। भार्गव जी, एक महत्वपूर्ण बात जो आपके व्यक्तित्व से, पहले तो आप ऐसा लगता नहीं कि आप रिटायर हो गए हैं, इतनी ऊर्जा आपने बटोर के रखी है। इसका क्या रहस्य है? कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं आप जिससे आप इतने फिट दिखते हैं? सर एक चीज है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं बचपन से गॉड फियरिंग नेचर का इंसान रहा हूँ, सदा सत्य बोलता हूँ और बहुत ईमानदारी से और दबंगी से रहता हूँ। अगर आप कहेंगे तो क्या कहते एक शेर है वसीम बरेलवी का कि जबर का जहर कुछ भी हो मैं पीता नहीं, जमाने की शर्तों में जीता नहीं, अपने खुद के सूरज उगाता हूँ खुद, मैं दुनिया के चिरागों से जीता नहीं। और एक दूसरी चीज, राहत इंदौरी के साहब के अगर एक शेर के साथ एक वो किया जाए कि बहारों मेरी राहों में बिछ जाओ, एक क्या कहते शहंशाह वाला बात कि बहारों मेरी राहों में बिछ जाओ,
कि हालांकि कुछ नहीं हूं मैं, एक फकीरी अंदाज। तो मैंने बेहद ईमानदारी से और दशमलव के 6वें स्थान तक ईमानदार हूँ और ईश्वर के प्रति गॉड फियरिंग हूँ, वफादार हूँ, इसलिए बिल्कुल डरता दबता नहीं हूँ। मॉर्निंग वॉक करना, तो भारद्वाज खुश जी, रहना। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग कहते हैं, जो सत्य बोलते हैं, वो बहुत मुश्किल में जीते हैं जिंदगी में। तो इस तरह आपको भी कठिनाइयों का दौर रहा, क्योंकि आप सत्य बोलने वालों का, आप तो जानते हैं, मुश्किल का हाल होता है। एक दुष्यंत कुमार की गजल का एक बड़ा अच्छा सा एक शेर है। उन्होंने कहा है कि हिम्मत बहुत चाहिए सच बोलने के लिए, लोग नाराज हो जाते हैं सच बोलने, सच्ची बात से। तो कई जगह ऐसी बात है कि लेकिन ये है कि आप बहुत ज्यादा खरा खरा नहीं बोलना है। समय वक्त की नजाकत को देखते हुए चलना है। अगर खरा बोलते हैं तो मुश्किल आती है, ये मुश्किल आती है सर, 100% आती है, लेकिन ऊपर वाला ईश्वर आपकी सब मदद करता है। अगर आप अपनी सच्ची राह पे हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता सर। आपने बताया कि आप रेलवे से रिटायर्ड हैं, सीनियर सिटीजन हैं। आपके दिमाग में ये क्यों आया कि आपको LLB करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए? क्योंकि लोग इस उम्र में आराम की तरफ भागते हैं। सर क्या था, मैं 1982-83 में मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था और नौकरी में भी आ गया था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ में। मेरी तब बहुत इच्छा थी कि मैं LLB पढ़ूं, मैं वहाँ देखता था। तो लेकिन मेरे ग्रेजुएशन में आर्ट साइड था, मैं BKD में 43% मार्क्स आए। तो LLB के एडमिशन के लिए 45% चाहिए। अच्छा। बाद में 2002 और 3 में रेलवे की नौकरी में रहते मैंने MA किया। तो यहाँ चाह रहा था मैं PhD करूँ, तो 55% की जगह 54.66 वहाँ भी नहीं हो पाई। तो फिर जब मैंने 2014 में, एक हमारे DRM साहब थे, मैंने कहा सर मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो LLB में एक सीट थी यूनिवर्सिटी में, मेरा सिलेक्शन हो गया। 2014 में मैंने एक सेमेस्टर किया, लेकिन वो दूसरे DRM साहब आए, बोले नहीं सर ये क्या है, फुल टाइम कोर्स है। तो आप इसमें या तो 3 साल पूरी छुट्टी लीजिए। परमिशन नहीं थी सर, तो फिर छोड़ दिया सर। 2018 में जब मेरा VRS हो गया तो मैंने 1 साल मकान बनवाया। 19 में मैं फ्री था, मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया। LLB की इच्छा शुरू से थी और मैंने कई साहित्यकारों को भी देखा है कि जैसे वृंदावन लाल वर्मा जी जो अपने लेखक हैं यहाँ, उन्होंने LLB की थी। और जो लॉ पढ़े हुए लोग होते हैं उनकी बहुत इज्जत और मान सम्मान है। वैसे आप कुछ भी बात कहेंगे कोई आपकी बात नहीं मानेगा, लेकिन आप प्रॉपर लॉ करके आप रजिस्ट्रेशन कराइए। मतलब आप लॉ इसलिए किया कि लोगों पर रॉब गांठ सकें? नहीं सर, रॉब ना गांठ सके। ये क्या कहते हैं, पढ़ाई, एजुकेशन जो माँ सरस्वती की कृपा है, पढ़ाई लिखाई आपकी बैकबोन को सीधा करती है। और आप देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, जो पूरा देश इसी संविधान इसी पर चलता है, आपको जब जितनी ज्यादा आप नॉलेज होगी, नॉलेज इज द पावर। तो सर मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि लॉ करने के बाद और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। यही आपके ज़िंदगी के रहस्य हैं। आपको जो तो अब LLB आपकी पूरी हो गई, तो क्या आप वकालत की प्लानिंग? हाँ सर, वकालत की प्लानिंग अभी मैं रिसेंटली 14 तारीख को इलाहाबाद गया था। 15 मई को मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया बार काउंसिल उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। लेकिन अब अभी हमारे झांसी में 15 से 29 मई तक इलेक्शन चल रहा है सर। तो यहाँ बार काउंसिल ऑफ झांसी की भी मेंबरशिप लेना है। उसके बाद मैं सर बाकायदा एक मेरा यहाँ LLB के ऊपर पढ़ाई के ऊपर निकला था मेरी एक स्टोरी अमर उजाला ने, कि सेवानिवृत्ति के बाद भी कर रहे पढ़ाई के वकील बनूंगा तो मैं गरीबों के केस मुफ्त लड़ूंगा सर। तो किस तरह के केस लड़ने में आपको रुचि है? मैं सर सर्विस मैटर के केस हैं, किसी भी सिविल के भी, क्रिमिनल के, मैं सब चीजों पे बाकायदा पूरा अपना डेडिकेशन से काम करूंगा। भारद्वाज जी, जैसा कि आप व्यंग रचनाकार के रूप में स्थापित हैं, जाने जाते हैं, माने जाते हैं, तो अब नया क्या लिखने वाले हैं? क्या आपका लेखन में क्या चल रहा है? क्योंकि आपकी पढ़ाई भी है ये, तो वक्त कैसे निकाल पाते हैं? सर मैं क्या कहते हैं, दिन में अपना जैसे इसकी पढ़ाई लिखाई लॉ वगैरह की करता रहा था, तो मेरा कंप्लीट डेडिकेशन 3 साल मैंने अभी लॉ पे जुटा रहा। अब मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है सर। तो मैं कभी कभी शाम के जो आसपास देखता हूँ, जो मुझे तमाम हिपोक्रेट लोग मिलते हैं, तो जो मुझे 2-3 पेज का राशन मुहैया करते हैं, तो मैं उन चीज़ों को देखता हूँ, तो मैं इसे लिखूंगा
तो अभी जो आपका अमर उजाला में एक हास्य रंजनी संडे को निकलता है, हिंदुस्तान में निकलता है, नवभारत टाइम्स में, तो मैं कॉलम है, कॉलम है व्यंग के, तो मैं उनमें सब व्यंग के कॉलम भी लिखूंगा। और अभी जो पिछले हमारे कमिश्नर साहब ने बुंदेलखंड साहित्य उन्नयन समिति बनाई थी, उसमें मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। तो उसके लिए भी लेखन वगैरह के अभी डॉक्टर पुनीत विसारिया साहब जो प्रोफेसर है, आपने अभी रिसेंटली उनका साक्षात्कार लिया था, तो वो हमारी कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो मैं अक्सर यूनिवर्सिटी जाता रहता हूँ, तो लिखना पढ़ना ये जिंदगी का बचपन से शौक है सर, और ये बहुत एक सेटिस्फैक्शन देता है जी। भागवत जी, चूंकि आपने 32 साल जैसा कि आपने बताया रेलवे में सेवाएं दी, रेलवे में या किसी भी महकमे में इन दिनों चापलूसों का बड़ा योगदान है। जी सर। तो क्या आप मानते हैं, आप अपने चूंकि बैंक का भी है, ये सवाल बनता है कि चापलूसों का आप किस नजरिए से उनका उल्लेख करेंगे, क्योंकि नौकरी में चमचों की बहुत अहमियत है और वो उसका फायदा भी उठा रहे हैं। देखिए सर, ऐसा है जिंदगी में, आप सरकारी नौकरी में आ जाते हैं, रेल में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको अपनी खाल बचाना है। खाल बचाने के 2-3 प्लेटफॉर्म हैं। या तो आप किसी यूनियन वगैरह में ज्वाइन कर लीजिए, वो आपको प्लेटफॉर्म दे देता है, तो आपकी वहां से बचे रहेंगे। या फिर तीसरी चीज, मैं व्यंग का लेखक हूँ, तो मैंने एक जगह कहीं लिखा है, मैं अपनी उस बात का यहाँ जिक्र करता हूँ कि घर की धर्मपत्नी, बीबी और बॉस भाग्य से निर्धारित होता है, इसमें कर्मों का कतई कोई योगदान नहीं। अच्छा। और मैं क्या कहते 44 साल की उम्र में 2006 में फॉरेन गया था, तो इसमें मैंने एक अमेंडमेंट किया कि बीबी, बॉस और फॉरेन में बावर्ची भाग्य से निर्धारित, क्योंकि मुझे फॉरेन में मन नहीं मिलता था। नहीं, 5 बावर्ची थे, 200 किलोमीटर पे रिकॉर्ड ने मुहैया किए थे, तो जो सबसे दुष्ट वाले कैडर का था वो हमारे पास था। तो हमने जीएम से कहा, वो हम लोगों का खाना पीना चुरा लेता था और हमारे लिए सूखी रोटी, अपने लिए आलू के पराठे और पूरियां खाता था। तो जीएम से कहा, तो बोले नहीं भाई, ये जो मुहैया वहां से पोस्टिंग आ गई, इसी के साथ गुजारने आपको 3 साल। तो सर, अगर आप धर्मपत्नी के प्रति वफादार हैं, तो बीवी आपकी सेहत ठीक रख रही है। अफसर के प्रति अंग्रेजों के टाइम 1853 से जब से रेल बनी है, आपकी सीआर आपका अफसर लिखता है, अफसर को नमस्कार चमत्कार करते रहिए। 33 करोड़ देवता है, 200, 250, 500 और इनको देवता मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कुल मिला के जीवन में चापलूसी का भी योगदान फलीभूत होता है सर, और आपकी खाल बची रहेगी, सीआर बची रहेगी, और वरना नहीं तो आपका सारा काम गुड़ गोबर हो जाएगा। भरत जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल बताएं सर। आपका जो अंदाज है बड़ा हास्यास्पद है और लोगों को हंसाने वाला है। आपके जीवन में, आपके परिवार में जी, आपकी पत्नी के साथ कैसा समन्वय है? क्योंकि ये तो पक्का है कि आपने अभी उल्लेख किया कि पत्नी को सर्वोपरि मानना चाहिए, 3 मुद्दों पे आपने, तो उसको कैसे, उनको आप कैसे मैनेज करते हैं, और उनके लेखन में, आपके लेखन में उनका क्या योगदान है? सर क्या है, हर घर में जितने भी चाहे राइटर फाइटर रहे हों, अब्राहम लिंकन हो या हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, सब जगह जो भी हड़काए गए हैं, लठियाए गए हैं, वो ही सब राइटर फाइटर या बड़े आदमी बनते हैं। तो अगर आप समझदारी ये है कि आप कामों को करते रहिए, ना तो किसी को डिस्टर्ब कीजिए, ना किसी से डिस्टर्ब होइए। तो मेरी धर्मपत्नी भी MA B.Ed है, पढ़ी लिखी है, तो वो कोशिश अपनी क्या है, धर्मपत्नी और अफसर अगर बहुत ज़्यादा होशियार है तो ये बहुत बड़ा आपके लिए सरदर्द है। अच्छा। दोनों जगह जय हिंद करते रहो, हाउ टू मैनेज द थिंग, ये मैनेजमेंट है सर। तो बस हर जगह यस मैन रह के आप अपना काम कीजिए सर, और जिंदगी को आगे बढ़ाइए। कोई टेंशन मत लीजिए, शाम के इत्मीनान से खाना पीना खाइए और कंप्लीट नींद लीजिए जी। बंजारा विद एक छोटा सा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देने वाला प्लेटफॉर्म है। हम बहुत सारे आप जैसे खुशमिजाज व्यक्तियों को इसमें शामिल करते हैं, उनके हुनर को इसमें दिखाते हैं जी। हमारे दर्शकों को आप अपने अंदाज में जी कुछ संदेश दें, छोटा सा। सर छोटा सा क्या, मैं पढ़ा लिखा टाइप का आदमी हूँ, तो एक बहुत शानदार सा 2 शेर के साथ जरूर, कि आईना बनने से बेहतर है
आईना बनने से बेहतर है कि तुम पत्थर बनो। आईना बनने से बेहतर है कि तुम पत्थर बनो, कि जब तराशे जाओगे तो देवता कहलाओगे, जब तराशे जाओगे तो देवता कहलाओगे। एक और कि आदमी में लाखों जौहर मगर आदमियत नहीं, मतलब क्वालिटी, करना, प्रेम, दूसरे के प्रति हेल्प, इंसानियत। आदमी में लाखों जौहर मगर आदमियत नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये थे देवेंद्र भारद्वाज जी, जो हंसते हंसाते, और इनका ये मुख्य संदेश ये है कि अफसर और पत्नी के साथ जय हिंद करके अपनी जिंदगी गुजारिए और मस्त रहिए। बंजारा बीट से बात करने के लिए भारद्वाज जी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति प्रकाश खरे सर, बहुत आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। 3 साल पहले आपने मेरा साक्षात्कार किया था, दोबारा रिपीट किया। जो आपकी पर्सनैलिटी को बनाते हैं उनको भी जय हिंद करते रहना चाहिए, क्योंकि यश, कीर्ति, वैभव ईश्वर की कृपा से और अच्छे लोगों की मुलाकातों से मिलते हैं। इसमें जय हिंद सर। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।